काफ़ी न्यूज़ में था। और उसके बाद पश्चिम में है नेपाल, और यहाँ पे दक्षिण में है शिलीगुड़ी और बंगाल। तो आप देख सकते हैं कि सिक्किम की लोकेशन चारों तरफ से अलग अलग किंगडम्स या फिर अलग अलग देशों से घिरी हुई थी। अगर सिक्किम का आप उस समय का इतिहास देखें, जब सिक्किम इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था, तो उत्तर में तिब्बतन किंगडम है, इधर नेपाल किंगडम है, इधर भूटान है, और नीचे था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या फिर ब्रिटिश इंडिया। ये इन चारों के बीच में था सिक्किम। तो जब आपके पड़ोसी चार अलग अलग तरह के होंगे तो कुछ दिक्कतें तो होगी ही। वैसे सिक्किम एक हिमालयन किंगडम है, भूटान और नेपाल की तरह हिमालय की गोद में बसा हुआ है। और यहाँ का कल्चर जो है, सिक्किम का कल्चर काफ़ी हद तक तिब्बत और नेपाल से मिलता जुलता है। रीज़न कि जो रूलिंग डायनेस्टी रही है वो तिब्बत से आई थी, तो तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को। और जो पॉपुलेशन में मेजॉरिटी है वो सभी नेपाल से आए, तो एथनिक नेपालीज जो है वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले इस किंगडम ऑफ नेपाल की सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम का जो राज्य है वो पहले एक मोनार्की था। वहाँ पे एक राजा था जिसका नाम हुआ कर जिसको कहते थे चोग्याल। जैसे यहाँ राजा या महाराजा कहते हैं कई एरियाज में, वैसे ही सिक्किम में उसे कहा जाता था चोग्याल। और डायनेस्टी का नाम था नामग्याल। ध्यान रखिएगा, लेह में भी जो डायनेस्टी थी वो भी नामग्याल डायनेस्टी थी, लेकिन वो एक अलग ब्रांच थी। यहाँ पे नामग्याल डायनेस्टी अलग थी। रूलर को चोग्याल कहते हैं। तो चोग्याल जो है वो कल्चरली तिब्बत से काफ़ी क्लोज संबंध, अच्छे संबंध रखते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब 17वीं शताब्दी में यहाँ पर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया तो ये तिब्बत से ही आए थे। कई सदियों तक तिब्बत से माइग्रेट करते रहे और धीरे धीरे इन्होंने अपना यहाँ पे राज स्थापित कर लिया। फिर 18वीं सदी के अंदर सिक्किम की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट है, वो है नेपाल का आक्रमण। तो नेपाल में जो गोरखा किंगडम था उसने सिक्किम पर हमला किया और लगभग 40 साल सिक्किम नेपाल के अधीन रहा। और इसी समय में काफ़ी नेपाली लोग आकर सिक्किम में बसने शुरू हो गए। अब ओरिजिनली जो सिक्किम में लोग रहते थे वो थे या तो लेपचा, ठीक है, जो एनिमिस्ट थे, अलग ही तरह का धर्म था उनका। लेकिन धीरे धीरे बुद्धिज़्म फैला और अब जो लेपचा हैं वो मेनली बुद्धिस्ट कन्वर्ट कर गए, बुद्धिज़्म कन्वर्ट कर गए। तो भूटिया या लेपचा ये एथनिसिटी के लोग ओरिजिनल सिक्किम में रह रहे थे उस समय, और नेपाल से लोग आकर यहाँ पर आना शुरू हो गए 18वीं सदी में। फिर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर देखा कि नेपाल के साथ हमारी लड़ाई है, तो नेपाल का दूसरा दुश्मन कौन है, तो उन्होंने देखा सिक्किम। तो सिक्किम के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्ती बढ़ाई और दोनों के इंटरेस्ट एक थे, दोनों को नेपाल को हराना था, तो इसीलिए दोनों की अच्छी दोस्ती हुई। ये बात है अर्ली 1800s की, 1810 की। और 1814 और 1816 के बीच में एंग्लो नेपाल वॉर होता है और उसके अंदर नेपाल हार जाता है। ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होती है 1816 में, यानी ट्रीटी ऑफ सुगौली के अंदर नेपाल हारा। तो उसके बाद सिक्किम को भी फायदा हुआ, तो अंग्रेजों ने सिक्किम के साथ भी एक अलग संधि साइन करी, ट्रीटी ऑफ तितालिया। और ये 1817 के अंदर जो सिक्किम की टेरिटरीज थी पुरानी, जो नेपाल ने कब्जे कर ली थी, वो वापस उन्हें दे दी गई, सिक्किम को रिस्टोर कर दी गई। तो अब आप सोचेंगे कि अंग्रेज और सिक्किम तो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चला। धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होती गई, मेनली दार्जिलिंग की पोजीशन के कारण। और मैंने आपको वैसे ये बता ही दिया है कि सिक्किम तिब्बत से बहुत क्लोजली लिंक्ड है, और ऐसा माना जाता है जो पहला राजा है वो भी कहाँ से आए थे, तिब्बत से। और भूटान से भी क्लोज कनेक्शंस हैं, क्योंकि अगेन भूटान भी एक बुद्धिस्ट मोनार्की रहा है और बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो भूटान और तिब्बत से कल्चरल रिलेशंस हैं, लेकिन आबादी बहुत सारी नेपाली है। और ये फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1973-1975 में जब भारत में विलय होता है नेपाल का, वहाँ पर भी ये मैटर करेगा। तो मेजर एथनिसिटी नेपाली हो गई। नेपाली गोरखा किंगडम के अंडर में जो एक हिंदू राज्य था, तो अभी भी जो नेपाली पॉपुलेशन है लगभग 58% है सिक्किम में आज की तारीख में, 2018 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी लास्ट सेंसस डेटा के अनुसार। और जो कल्चर है वो नेपाल और तिब्बत दोनों से क्लोजली लिंक्ड है। तो देखिए, ब्रिटिशर्स के साथ रिश्ते 1817 में तो अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, रिश्ते खराब होते गए। दार्जिलिंग की मांग करी अंग्रेजों ने, क्योंकि वहाँ चाय के बागान थे और उन्हें हिल स्टेशन चाहिए था। तो दार्जिलिंग सिक्किम के राजा ने उन्हें दे दिया और बदले में कहा कि आप सालाना पैसे दे देना। 6,000 रुपये फिक्स हुआ था अमाउंट, लेकिन अंग्रेजों ने थोड़े समय बाद पैसे देने बंद कर दिए। तो सिक्किम के जो राजा थे उन्होंने, या फिर सिक्किम के जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे अटैक करने शुरू किए दार्जिलिंग वाले एरियाज़ में। अल्टीमेटली रिश्ते इतने खराब हो गए कि ब्रिटिश को एक आर्मी भेजनी पड़ी 1850 में और फिर से 1862 में। तो 2 बार आर्मी भेजकर सिक्किम को कंट्रोल में लाया गया। तो इस तरह से दोनों के रिश्ते खराब हुए। हालांकि बाद में ब्रिटिशर्स ने फिर से वो 6,000 रुपये की जो एनुअल रेंट था, यानी दार्जिलिंग का जो किराया था, वो देना शुरू कर दिया उस एरिया का। तो और आगे बढ़ा भी दिया उसे, आगे जाकर उसे 12,000 भी कर दिया था। लेकिन अब एक तरह से दोस्ती का रिश्ता नहीं रहा था। ब्रिटिश पावरफुल थे और अब वो कहते थे कि सिक्किम पूरी तरह से हमारे अंडर में है, प्रोटेक्टोरेट है हमारा। प्रोटेक्टोरेट का मतलब हम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम इसे बचा रहे हैं दुनिया से।
और 1890 में ये स्टेटस ऑफिशियल कर दिया गया, लीगल कर दिया गया। 1890 में क्या होता है, ब्रिटिश और चाइनीज के बीच में एक संधि होती है। इस एंग्लो चाइनीज ट्रीटी में यह तय किया गया कि सिक्किम के अंदर चाइनीज दाखिल नहीं होंगे, यानी उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस यहां तक रहेगा, तिब्बत तक। और दूसरी ओर दक्षिण से ब्रिटिश जो है वो केवल सिक्किम तक अपना एरिया रखेंगे, तिब्बत में कभी नहीं आएंगे। ये एक तरह से ट्रीटी साइन हुई थी। आप बस ये याद रखिए कि ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, सिक्किम अपनी इंडिपेंडेंस रखे रहता था, राजा अपनी इंडिपेंडेंट था, लेकिन जैसा बाकी सारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ हुआ था कि ओवरऑल कंट्रोल तो ब्रिटिश का ही है। आप बाहर किसी से संधि नहीं कर सकते, आर्मी आपको भेजनी पड़ेगी। वही सारे नियम कायदे जो दूसरे प्रिंसली स्टेट्स पे लागू थे वो सिक्किम पे भी लागू थे। 1950 तक यही चलता रहा। वैसे 47 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन 47 में प्रिंसली स्टेट्स, सभी प्रिंसली स्टेट्स का विलय नहीं हुआ था, उनमें से सिक्किम भी एक था। सिक्किम का स्टेटस बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए मैं ये अलग से वीडियो बना रहा हूँ। जहां पे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद में अलग अलग पॉलिसीज अपनाई गवर्नमेंट ने, सिक्किम में एक चौथी अलग ही पॉलिसी अपनाई, वो थी प्रोटेक्टोरेट की। तो भारत में कोई भी प्रोटेक्टोरेट नहीं था सिवाय सिक्किम के। सिक्किम को ये कहा गया कि ठीक है, आप अपना किंगडम जारी रखो, आप इंडिपेंडेंट हो, हम इंडियन गवर्नमेंट सेटअप वहां पे स्थापित नहीं करेंगे। और ये ट्रीटी फाइनली 1950 में साइन हुई थी, लेकिन ये सिस्टम 1975 में खत्म हो गया, जब सिक्किम का पूरी तरह से भारत में विलय हो जाता है। अब एक बार ये देख लो, डेमोग्राफिक्स बता रहा हूं मैं आपको सिक्किम के। 2011 के सेंसस के अनुसार हिंदुइज्म फॉलो करने वाले 58% है, ये मेनली नेपाली कम्युनिटी है। बुद्धिज्म फॉलो करने वाले 27% हैं, ये है मेनली जो भूटिया कम्युनिटी है, भूटिया लेपचा कहते हैं इन्हें। ओरिजिनली जो सिक्किम में रहने वाले थे वो लोग थे लेपचा, फिर आए बुद्धिस्ट भूटियाज जो तिब्बत से आए, और अब ये कम्युनिटीज दोनों मिक्स हो चुकी हैं, तो इन्हें भूटिया लेपचा कहा जाता है। फिर क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि कुछ लेपचास को कन्वर्ट कर दिया था क्रिश्चियन मिशनरीज ने 20th और 19th सेंचुरी में, तो लगभग 10% क्रिश्चियनिटी भी वहां पर है। समझने वाली बात यह है कि मेनली कम्युनिटी थी, मेजॉरिटी थी नेपालीज की, लेकिन शासक, रूलिंग क्लास, रूलिंग एलीट कौन थे, वो थे भूटियाज, या फिर जो नामग्याल डायनेस्टी है वो वाली क्लास। तो भूटिया लेपचा कम्युनिटी रूलिंग थी, और 1947 के अराउंड जो नेपाली पॉपुलेशन है वो लगभग 75% थी। तो आप देख रहे हो, माइनॉरिटी रूल कर रही है, मेजॉरिटी शासन में इतना बड़ा रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके दिक्कत आएगी। और ये दिक्कत 1940 के दशक से ही शुरू हो गई थी, जब वहां पे आज़ादी का आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था, तो सिक्किम में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी, और उन पॉलिटिकल पार्टीज में मेनली नेपालीज थे। उन्होंने कहा कि यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आई जाए, कि चुनाव हो, राजा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहे और राजा भी रहे, मोनार्की भी रहे और संवैधानिक संस्थाएं भी बनाई जाए। तो इस तरह के मूवमेंट्स वहां पर भी शुरू हो चुके थे। फिर आती है आज़ादी भारत की सन 47 में। तो उस समय जो सिक्किम के चोग्याल थे, महाराजा ऑफ सिक्किम, सर ताशी नामग्याल इनका नाम था, नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो ताशी नामग्याल ने भारत सरकार के साथ, नेहरू के साथ एक प्रधानमंत्री नेहरू के साथ एक डील साइन करी, जिसे कहते हैं इंडो सिक्किम ट्रीटी 1950 में। उसमें वो प्रोटेक्टोरेट सिस्टम जारी रखा। तो पहले सिक्किम ब्रिटिश इंडिया का प्रोटेक्टोरेट था, अब वो इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बन गया। लेकिन दूसरी ओर ये भी राजा ने, चोग्याल ने माना कि हाँ, कांग्रेस जो वहाँ पे पार्टी है सिक्किम कांग्रेस, उसकी मांग पूरी करते हुए हम यहाँ पे एक असेंबली बनाएंगे, चुनाव होंगे, कुछ लिमिटेड इलेक्शंस होंगे, अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, डायरेक्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे उसमें, और कुछ चुनाव जीत कर भी आएंगे। तो इस तरह से एक असेंबली बनाई गई, और काजी लेंडुप डोरजी पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं सिक्किम के, सिक्किम कांग्रेस के लीडर थे। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आज़ादी के बाद सिक्किम में भी शुरू हो गई थी, और चोग्याल भी अपनी पोजीशन पर बरकरार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हेड मोनार्क। पावर था, बहुत ज़्यादा पावर डिमिनिश नहीं हुआ था, अभी भी सेटअप में, पूरा जितना भी सेटअप है उसमें राजा को काफ़ी माना जाता था। लेकिन जो सिक्किम के डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन है, वो पूरी तरह से भारत गणराज्य के पास आ गए थे। सिक्किम एक तरह से इंटरनल ऑटोनॉमी एंजॉय कर रहा था, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स में ऑटोनॉमी नहीं थी। प्रॉब्लम क्या हुई कि जो ताशी नामग्याल हैं, ताशी नामग्याल जाते थे वर्ल्ड में फॉरेन टूर पे, अलग अलग देशों में, और वहां जाकर वो हमेशा सिक्किम की बात करते थे, सिक्किम को एक अलग देश की तरह प्रोजेक्ट करते थे। ये भारत सरकार को कभी रास नहीं आया। हालांकि इनकी जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छी दोस्ती थी, और इनका मानना था कि जब तक जवाहरलाल नेहरू है तब तक सिक्किम का स्टेटस प्रोटेक्टोरेट की तरह बचा हुआ है, और ये बात सच भी थी। लेकिन ताशी नामग्याल और उनके जो बेटे थे, बेटे का नाम क्या है, पार्लेन थोंडुप नामग्याल, तो ये इनके बेटे हैं। तो ये देखिए, ये है ताशी नामग्याल और ये है पार्लेन नामग्याल, और ये है जवाहरलाल नेहरू, एक स्टेट विजिट का फोटो है। तो 1963 तक तो ताशी नामग्याल जिंदा थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, 64 में नेहरू जी की डेथ हो गई, फिर बनते हैं ये वहाँ के राजा। अब ये राजा बने तो मैटर्स थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं, सिचुएशन बदलती है। मैंने आपको बताया कि जब भी ये फॉरेन जाते थे तो सिक्किम को एक अलग देश की तरफ प्रोजेक्ट करते थे, सिक्किम का कल्चर, सिक्किम की हेरिटेज, और इनफैक्ट सिक्किम का अलग झंडा लेकर ट्रैवल करते थे। ये भारत सरकार के झंडे के तहत ट्रैवल नहीं करते थे, ये अपना खुद का अलग सा स्टेट फ्लैग लगाते थे गाड़ियों पे, हवाई जहाज पे, सब जगह।
तो अब क्या होता है कि जब पाल्डन थोंडुक बनते हैं अगले नामग्याल, अगले चौग्याल, तो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हुई क्योंकि इन्होंने शादी करी थी एक अमेरिकन से। इनकी एक तिब्बतन वाइफ भी थी, मतलब जो ट्रेडिशनल इनकी शादी हुई थी वो भी थी, पर इन्होंने एक दूसरी शादी करी थी होप कुक नाम की एक महिला से। अब होप कुक के ऊपर आरोप लगाए गए कि शी वॉज अ CIA एजेंट। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, ऐसा कहा गया ये वहाँ की एजेंट, उनकी एजेंट हैं और ये जानबूझकर यहाँ पर आई हैं सिक्किम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए। हालांकि इनकी शादी रही 10 साल, 73 में इनका डिवोर्स हो गया था, ये अलग हो गए थे, ये वापस अमेरिका चली गई। लेकिन जब ये अमेरिका गई उसी के समय के आसपास ये सारी सिचुएशन सिक्किम में उबल कर आती है और सिक्किम में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। खैर, होप कुक ने क्या करा कि कुछ आर्टिकल्स लिखे। शी इज़ अ वेरी गुड मैगजीन राइटर, अभी भी ये मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखती हैं। तो इन्होंने कुछ आर्टिकल लिखे और इन्होंने सिक्किम को ऑटोनॉमस बताया, सिक्किम को कहा कि ये तो इंडिपेंडेंट किंगडम है, ब्रिटिश इंडिया के साथ हमारी अलग ट्रीटीज थी वो अभी फिर से खत्म हो गई हैं क्योंकि ब्रिटिश जा चुके हैं, तो सिक्किम फिर से इंडिपेंडेंट है। कुछ इस तरह के आर्टिकल्स लिखे थे इन्फ्लेमेटरी, वो भारत सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आए। कुल मिलाकर इन्होंने सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन पे अपनी पकड़ बनानी शुरू करी। ऐसा कहा जाता है कि राजा की कम चलती थी और महारानी की ज़्यादा चलती थी ओवरऑल गवर्नेंस में। लेकिन याद रहे कि इंडिया की तरफ से भी एक पॉलिटिकल एजेंट होता था, जैसे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था वैसे ही भारत की ओर से भी एक पॉलिटिकल एजेंट वहाँ पर रहता था, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता था, एक सीनियर IAS ऑफिसर की पोस्ट की तरह एक व्यक्ति है जो वहाँ पे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये अपना जो दबदबा है गवर्नेंस में बनाए रखना चाहती थी। फिर होता है जियो पॉलिटिक्स में चेंज। 1950s और 60s में कई सारे अलग अलग इवेंट्स हो रहे थे उस पूरे रीजन में। तो आपको मैप याद है ना, चारों तरफ तिब्बत, नेपाल, नीचे बंगाल, दार्जिलिंग वाला एरिया और इधर पूर्व में भूटान। तो सिक्किम के आसपास हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा था। पश्चिम बंगाल में कम्युनिज्म, नक्सलवाड़ी मूवमेंट शुरू हो रहा था। नेपाल के अंदर कम्युनिज्म बढ़ता जा रहा था। कम्युनिज्म के बढ़ने से भारत सरकार चिंतित थी। दूसरी ओर तिब्बत को 1950 में, तिब्बत एक बुद्धिस्ट किंगडम था, तिब्बत को चाइना ने एनेक्स कर लिया था। जबरदस्ती 1950 में आर्मी भेजकर वहां पे एनेक्सेशन कर लिया गया था और भारत सरकार को ये डर था कि कल को चाइना की आर्मी तिब्बत से होते हुए सिक्किम में एंटर ना कर जाए, और ये होते होते रह गया था। 1967 में चाइना की आर्मी ने चोला नाम का एक पास है सिक्किम में, वहां पे अटैक करने की कोशिश करी और 10 दिन तक भारत की आर्मी ने उन्हें पीछे धकेला। 10 दिन तक लड़ाई भी चली थी। चोला इंसिडेंट इसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इंसिडेंट है और इससे भारत सरकार के दिमाग में ये शक पुख्ता हो गया कि कभी ना कभी चाइनीज़ फिर से कोशिश करेंगे इसे अपने अंडर लेने के, सिक्किम को कंट्रोल करने के लिए। तो भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन गई थी। दूसरी ओर नेपाली कम्युनिटी जो है सिक्किम में, जो मैंने आपको बताया मेजॉरिटी में थी और जो रूलिंग एलिट हैं वो थे भूटियाज, तो उनके खिलाफ भी एक प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था। नेपाली कम्युनिटी प्रदर्शन कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही थी। तो ये सभी जो कारण है ये 1970 आते आते काफ़ी बढ़ गए। तो भारत सरकार अब पूरी तरह से सचेत थी कि सिक्किम हाथ से ना निकल जाए और इसीलिए सरकार ने कोई रिस्क नहीं लिया। हुआ ये 1973 में प्रोटेस्ट होने शुरू होते हैं। काफ़ी तेज तर्रार प्रोटेस्ट हुए, बहुत ही बड़े स्केल पर, वाइड स्केल पर प्रोटेस्ट थे। नेपाली कम्युनिटीज़, सिक्किम कांग्रेस, इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, और राजा के खुद के पैलेस के बाहर, महल के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे थे। राजा के गार्ड से संभाले नहीं जा रहे थे और ऐसा माना जाता है, अब इसका कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है हमारे पास, कि इन प्रोटेस्ट को भारत सरकार पैसा और सपोर्ट देकर जिंदा रख रही थी। और यहाँ पे अजीत डोवाल और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का भी रोल बताया जाता है। अजीत डोवाल उस वक्त सिक्किम में प्रेजेंट थे। ही वॉज अ 1967 IPS ऑफिसर, 1967 बैच। तो अजीत डोवाल को वहाँ पे भेजा गया था सिक्किम में इस अनरेस्ट को और बढ़ाने के लिए, ताकि जल्द से जल्द चोग्याल का रोल कम किया जा सके गवर्नमेंट में और सिक्किम को पूरी तरह से भारत में शामिल किया जा सके एज अ फुल फ्लेज स्टेट। हमारे पास इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, लेकिन कई बुक्स, कई आर्टिकल्स साफ तौर पर ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और अजीत डोवाल का स्पेसिफिकली वहाँ पे रोल था। अजीत डोवाल इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। फिर आते हैं हम 1973 के एग्रीमेंट में। मैंने आपको बताया कई प्रोटेस्ट हो रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। स्टार इसीलिए लगाया क्योंकि भारत सरकार के इशारों पे ही ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही थी। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि खुद चोग्याल ने भारत सरकार से बोला कि आप आर्मी भेजो या पुलिस भेजो, हमें सपोर्ट करो, इस लॉ एंड ऑर्डर को सुधारो। तो फाइनली एक एग्रीमेंट साइन किया गया चोग्याल और भारत सरकार के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और इसके तहत एक डेमोक्रेटिक सेटअप लाया गया कि अब चुनाव अलग तरीके से होंगे। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और जो इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिकल एजेंट था, उसके पास अब पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी, यानी पूरा सरकार का कंट्रोल भारत के एजेंट के पास या भारत के अफसर के पास होगा।
और ये इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे वायलेंस हो रहा था, हिंसा बढ़ती जा रही थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही थी। इनफैक्ट कुछ दंगे भी हो रहे थे नेपाली और भूटिया कम्युनिटी के बीच में। हालांकि बहुत ज़्यादा दंगे नहीं थे, मेनली जो मुद्दा था वो था पॉलिटिकल पावर का। ये कोई रेस राइट्स नहीं थे, ठीक है, ये कोई जाति या एथनिसिटी के आधार पर बेस्ड दंगे नहीं थे, लेकिन हाँ प्रॉब्लम थी नेपाली और भूटिया कम्युनिटी के बीच में। तो इस 8 मई के एग्रीमेंट के बाद एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात उठी। भारत सरकार ने कहा कि अब सिक्किम में एक नया संविधान लाया जाए, और इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का चोग्याल ने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरी तरह से मेरा पावर ले लेगा, और बात सही भी थी, भारत सरकार तो यही चाहती थी। फिर उस वक्त जो चुनाव हुए 1973 एंड में और 74 की शुरुआत में चुनाव हुए थे, उन चुनाव के अंदर सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने लगभग सारी सीटों पे जीत हासिल करी, और ये पार्टी भारत की सपोर्ट में थी, भारत के लिए फ्रेंडली पार्टी थी, इंडिया फ्रेंडली थी। ये चाहते थे कि सिक्किम एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए और चोग्याल का जो रोल है वो कम हो जाए। तो जो नई गवर्नमेंट है उसने सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज़ बढ़ा दी आम जनता की, लेकिन चोग्याल ने कोशिश करी दूसरी ओर से पुशबैक किया कि सिविल पॉलिटिकल लिबर्टीज़ ज़्यादा ना बढ़ाई जाए। सितंबर 1974 आते आते दिल्ली में बातें उठने लगी कि सिक्किम पूरी तरह से भारत में शामिल होगा। भारत सरकार 36 अमेंडमेंट ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया था उसने, जिस अमेंडमेंट के तहत फाइनली सिक्किम 1975 में भारत में शामिल हुआ। तो जब इस तरह से अमेंडमेंट की बातें आई और ड्राफ्ट बिल बनने की बातें हुई, तो जितने भी नेशनल अखबार थे उन्होंने भारत सरकार की कड़ी आलोचना करी कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो, हमने कश्मीर में अलग पॉलिसी फॉलो करी, जूनागढ़ में अलग करी, अब आप जबरदस्ती किसी किंगडम को, जब ट्रीटी साइन हो रखी है 1950 में, उस ट्रीटी के खिलाफ जाके आप जबरदस्ती उसे एनेक्स कैसे कर सकते हो। और इसी साल 1974 में सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। तो अब सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट नहीं था, सिक्किम एसोसिएट स्टेट का दर्जा पा चुका था। मैंने आपको बताया ना, ये सारे रिफॉर्म्स जब होते हैं इसके बाद एक तरह से भारत सरकार का कंट्रोल बढ़ गया था वहां पे, लेकिन फिर भी अभी भी चोग्याल का पद मौजूद था। कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्किम का हेड ऑफ स्टेट कौन है? चोग्याल है, राजा है वहां का। अप्रैल 1975 आते आते अगले कुछ महीनों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ख़राब होती है, और अचानक से एक दिन भारत सरकार अपनी आर्मी भेजती है गैंगटॉक में। जो राजा का पैलेस था, चोग्याल के पैलेस के बाहर भारत की फौज के हज़ारों सैनिक पहुंचते हैं, और जो राजा का गार्ड्स थे, उन 300 लोगों की सेना थी, छोटी सी सिक्किम गार्ड्स। इन्हें आधे घंटे के अंदर अंदर ओवर पावर कर लिया गया। केवल एक गार्ड की मृत्यु होती है, छोटी सी मुठभेड़ हुई उसमें। उसके बाद इस फोर्स को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और चोग्याल को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। चोग्याल अब पूरी तरह से हाउस अरेस्ट में थे और चोग्याल के पास कोई पावर नहीं था। अगले कुछ दिनों के भीतर ही सिक्किम की असेंबली बुलाई गई, और सिक्किम की असेंबली ने अगले ही दिन इंस्टीट्यूशन ऑफ चोग्याल को खत्म कर दिया, यानी अब राजा की कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है। तो जो सिक्किम की इलेक्टेड असेंबली थी उसने इस पोस्ट को खत्म कर दिया और कहा कि सिक्किम अब भारत का एक हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ इंडिया, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे स्थापित करी जाएगी। लेकिन चोग्याल प्रोटेस्ट कर रहे थे और भारत सरकार को दुनिया में अपना मुंह दिखाना था कि किस बेसिस पे आपने ये सिक्किम को अपने अंडर ले लिया। तो भारत सरकार ने कहा रेफरेंडम कराओ। 5 दिन के भीतर भीतर रेफरेंडम कराया गया। अब इस रेफरेंडम पे भी कई सवाल उठाए गए। सिक्किम जैसे दूरस्थ इलाके में, जहां पहाड़ों में कई जगह पहुंचने में भी 1-2 दिन लग जाते हैं, वहां पे भारत सरकार ने 5 दिन के अंदर अंदर रेफरेंडम कराया कैसे? इस बारे में कई लोगों ने सवाल उठाए। जो भी रहा हो, रेफरेंडम का फाइनल रिजल्ट क्या था? 60,000 लोगों ने कहा कि हमें भारत में ज्वाइन करना है और लगभग 1500 लोगों ने कहा कि भारत को ज्वाइन नहीं करना है। चोग्याल ने और जो चोग्याल के सपोर्टर्स थे, रॉयल्टी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने कहा कि ये तो पूरा रेफरेंडम ही फर्जी है, इलीगल है, इसमें ज़्यादातर वोट डालने वाले सिक्किम के नागरिक है ही नहीं, जो भी हैं वो सब बाहर से आए थे, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल वाले एरिया से आकर लोग वोट डाल गए, तो ये इलीगल है। लेकिन चोग्याल कुछ नहीं कर पाए। चोग्याल का जो पावर है वो पूरी तरह से हटा दिया गया। चोग्याल को अब चोग्याल का जो पद है वो खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दी गई मोनार्की सिक्किम में, और उसके बाद सिक्किम पूरी तरह से भारत में शामिल हो जाता है। 22 अप्रैल को भारत सरकार ने लोकसभा में 36 अमेंडमेंट जो है वो पास कर दिया, और उसी के साथ सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है 26 अप्रैल से। लेकिन ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन यानी राष्ट्रपति का जो साइन है वो 16 मई को हुआ था। तो कई जगह आप देखोगे डेट 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 16 मई कुछ भी मिल सकती है। आपके लिए डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखो 1975 में सिक्किम ऑफिशियली भारत का 22वां राज्य बन गया और फाइनली सिक्किम फुल फ्लेजेड स्टेट की तरफ भारत में शामिल हुआ। तो इस पूरे सिक्किम के प्रकरण को पढ़ने के बाद विंस्टन चर्चिल का एक बहुत फेमस कथन याद आता है मुझे, अ नेशन हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो सिक्किम के साथ भारत की बहुत अच्छी दोस्ती थी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। सिक्किम के राजा के साथ नेहरू जी की बहुत अच्छे रिलेशंस थे, ताशी नामग्याल के साथ। लेकिन
राजनीति में या फिर देश चलाने में कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड या कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं हो सकता है। आपको अपने इंटरेस्ट ध्यान में रखने होंगे। भारत के इंटरेस्ट क्या थे कि चाइना सिक्किम पर कब्जा ना जमा ले, दूसरी ओर सिक्किम जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित ना कर दे तो कहीं दूसरे कश्मीर जैसी समस्या ना बन जाए, कम्युनिस्ट राज्य ना बन जाए क्योंकि कम्युनिज्म सर उठा रहा था। तो भारत के इंटरेस्ट ये थे इन सभी मुसीबतों को सॉल्व करना, और भारत ने वही किया और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए सिक्किम को पूरी तरह से भारत में शामिल कर लिया। जाने से पहले आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं, कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। पहला, सिक्किम में जो लेटेस्ट एयरपोर्ट बना है उसका नाम क्या है? और दूसरा, सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है और उन्होंने एक पॉलिटिकल रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन सा रिकॉर्ड है, उसका जिक्र